हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। तो चलिए पढ़ाई करते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत ईरान चाबहार समझौता। इससे संबंधित प्रश्न है कि मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संचालन हेतु 10 वर्षीय दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं चर्चा में क्यों है। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहस्ती टर्मिनल, वहाँ शहीद बेहस्ती टर्मिनल है, उसके विकास और संचालन के लिए ऐतिहासिक 10 साल के समझौते पर मुहर लगाई है। कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जानते हैं। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जिसकी सीधी पहुंच हिंद महासागर तक है। ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह जिसका सीधा पहुंच हिंद महासागर तक है। भारत की ओर से देखें तो इसका संचालन आईपीजीएल द्वारा किया जा रहा है। आईपीजीएल, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। आईपीजीएल क्या है? आईपीजीएल भारत सरकार की एक कंपनी है जिसे विदेश में बंदरगाह परियोजनाओं जैसे ईरान का चाबहार बंदरगाह सबके विकास और संचालन के लिए बनाया गया है। आईपीजीएल। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से डीप ओशन मिशन समुद्रयान। डीप ओशन मिशन के तहत भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान का नाम क्या है जो हाल ही में गहरे समुद्र के परीक्षणों का एक और चरण पूरा किया है? चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2026 मई 2026 में मत्स्य 6000 के उन्नत गहरे समुद्र परीक्षणों की सफलता की घोषणा की। मत्स्य 6000, ये इसकी क्षमता की बात करें तो यह यान 3 मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है, इसलिए इसका नाम उसी तरीके से मत्स्य 6000 रखा गया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बनेगा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन है। स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो यह इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और इसका उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स अर्थात खनिज की खोज और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना। इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए। भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का 26वां संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना है? सऊदी अरब ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भारत की वैश्विक पहल का समर्थन करते हुए आधिकारिक रूप से आईबीसीए की सदस्यता ग्रहण की है। आईबीसीए आईबीसीए क्या है? आईबीसीए पीएम मोदी द्वारा 2023 में शुरू किए गए बड़ी बिल्ली जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सभी जानवरों के संरक्षण के लिए यह लॉन्च किया गया था। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में मोदी जी के द्वारा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ, शेर और तेंदुआ तीनों पाए जाते हैं। बाघ, शेर और तेंदुआ तीनों पाए जाते हैं। आईबीसीए की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था और इसी के 50 वर्ष पूरा होने पर आईबीसीए की घोषणा की गई थी। आईबीसीए की घोषणा की गई। अगला टॉपिक है भारतीय रुपया और विदेशी मुद्रा डॉलर से संबंधित। अभी वैश्विक आर्थिक उथल पुथल है, इसी के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है? अच्छा, ये चर्चा में क्यों है पहले पढ़ते हैं। ईरान इजरायल तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होने से डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया गिरकर 95.31 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। रुपया कमजोर होने से आयात विशेषकर कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाता है। रुपया कमजोर हो रहा है तो कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो रहा है जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व इसका प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा जाता है। तो प्रश्न था कि वैश्विक आर्थिक आर्थिक उथल पुथल के बीच भारतीय डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, इसके गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी एशिया में युद्ध और तेल की कीमतों में वृद्धि।
अगला टॉपिक है दिल्ली सेवा संशोधन अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की गई, उस संबंध में जानेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 की व्याख्या की है। इस अधिनियम के तहत एनसीसीएसए का अध्यक्ष कौन होता है? उपराज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद में इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। यह कानून केंद्र सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करता है। यह अधिनियम स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जो कि 69वां संविधान संशोधन था और यह 1991 में हुआ था, और इसने ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया था। हम लोग जानेंगे एनसीसीएसए क्या है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव शामिल होते हैं और जो भी निर्णय होता है वह बहुमत से लिए जाते हैं। अंतिम निर्णय की बात करें तो किसी भी मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल जो होंगे उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है, किसी भी मतभेद की स्थिति में। अगला टॉपिक है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो अवार्ड। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो अवार्ड मई 2026 में प्रदान किया गया। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई को मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके उपलक्ष्य में यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया गया जिन्होंने जोखिम भरे क्षेत्रों जैसे पश्चिमी एशिया युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग की। उस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता। तो यह कोलंबियाई पत्रकार थे गिलेर्मो कैनो इसाजा, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। गिलेर्मो कैनो इसाजा कोलंबियाई पत्रकार थे। इनकी हत्या उनके कार्यालय के सामने कर दी गई थी, तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोगों से प्रश्न है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है और इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। अगला है काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क। भारत के सबसे बड़े काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया। मई 2026 में इस पार्क के पूर्ण संचालन से भारत के कपड़ा टेक्सटाइल निर्यात में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क यह पीएम मित्र योजना के तहत विकसित किया गया है। काकतीय वंश की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से वारंगल काकतीय वंश की राजधानी थी। वारंगल प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया है, इसी वंश के शासकों ने बनवाया था। पीएम मित्र योजना की बात करें तो पीएम मित्र योजना का उद्देश्य 5F विजन है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, इसी को साकार करना पीएम मित्र योजना का उद्देश्य है। इस 5F विजन को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना शुरू की है, अर्थात पीएम मित्र योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना शुरू की है। इसके तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जहां एक ही स्थान पर खेती से लेकर उसके निर्यात तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये राज्य है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 मई 2026 को यह दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक मई 2026 में संपन्न हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता?
मीराबाई चानू ने अपनी चोट से उबरने के बाद शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और 2026 के आगामी एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीती थी और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत ने ईरान के किस बंदरगाह के परिचालन के लिए 10 वर्ष के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, जो कि चाबहार बंदरगाह पर है। चाबहार बंदरगाह भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर या अदन की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ओमान की खाड़ी, चाबहार बंदरगाह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इसका सही उत्तर होगा ईरान और ओमान के बीच यह महत्वपूर्ण जलमार्ग है। भारत के डीप ओशन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत के डीप ओशन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है समुद्री संसाधनों की खोज और खनिजों की खोज करना। समुद्री संसाधनों और खनिजों की खोज करना भारत के डीप ओशन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु क्या है? 62 वर्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के किस क्रम के सीडीएस बने हैं? तो ये हो जाएगा आंसर तीसरे क्रम के। तो आप लोग पहले और दूसरे क्रम के जो सीडीएस थे उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, पहले और दूसरे। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल कितनी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है? तो 7। और ये सातों कौन कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सभी हैं। आईबीसीए का सचिवालय हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? आईबीसीए भारत में है। दिल्ली सेवा संशोधन अधिनियम 2023 के तहत गठित एनसीसीएसए में बहुमत न होने पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 239 ए, ऑप्शन बी। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले जब गिरता है तो भारत के चालू खाते सीएडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा घाटा बढ़ता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है पहला गोल्ड, दूसरा एसडीआर, तीसरा विदेशी मुद्रा संपत्ति, चौथा भारतीय सरकारी बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सरकारी बॉन्ड। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना संथा नाम समिति की सिफारिश पर की गई थी, संथा नाम समिति। अगला प्रश्न है लेडी विथ द लैंप के नाम से प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध के दौरान सेवा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध के दौरान सेवा दी थी। मारवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है राव जोधा। अगला प्रश्न है पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम मित्र योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। काकतीय वंश की ऐतिहासिक राजधानी वारंगल अभी किस राज्य का हिस्सा है? वारंगल तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, वारंगल। आप लोगों से प्रश्न है कि वारंगल की वह कौन सी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर उत्तर दें। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में वेट कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है? तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी पहचान बनाई है। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।